हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं ना आप लोग पढ़ाई। तो जैसा कि आप जानते हो, आज हमारा पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन इस पाठ का टेस्ट है। तो आपने ये रिवीजन वीडियो देखना है और फिर टेस्ट देना है। ओके, तो इसके लिए हम आज रिवीजन करेंगे इस पाठ की। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। अक्षरारंभ सीखने की शुरुआत। अक्षरारंभ सीखने की शुरुआत। स्पुर्द सौंपा गया या सौंपा हुआ। स्पुर्द क्या होता है? सौंपा गया या सौंपा हुआ। विचित्र अजीब। विचित्र अजीब। सहम कर डर कर। सहम कर डर कर। दरखत पेड़। दरखत पेड़। सबक पाठ। सबक पाठ। हुक्म आदेश। हुक्म का अर्थ क्या होता है? आदेश। प्रचलित जिसका चलन हो, मतलब जो चलन में चल रही हो चीज। कोई भी कार्य हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है, कोई भी रिवाज हो सकता है जो चलन में हो। प्रथा रिवाज चलन। प्रथा रिवाज चलन। कुटुंब। कुटुंब का अर्थ क्या होता है? परिवार या खानदान। परिवार या खानदान। कुतूहल उत्सुकता। कुतूहल उत्सुकता। बेखौफ बिना डर के। खौफ का अर्थ क्या होता है? डर। बिना। बिना डर के। बेखौफ बिना डर के। तख्तपोश तख्त पर बिछाने की चादर। तख्तपोश तख्त पर बिछाने की चादर। इसके बाद है पेज नंबर 67। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। मौलवी साहब ने किस पर गोली चलाई थी? सांप पर, शेर पर, गिद्ध पर, डाकू पर। किस पर गोली चलाई थी मौलवी साहब ने? गिद्ध पर। तो इसके आगे सही का निशान। खेल कूद में सबसे आगे कौन था? स्वयं लेखक, मौलवी साहब, बलदेव चच्चा या यमुना प्रसाद? यमुना प्रसाद थे ना, खेल कूद में वे हमेशा आगे रहते थे। तो इसके आगे सही का निशान। पढ़ते समय दिया क्यों बुझ जाता था? तेल कम होने के कारण, तेज हवा से, दिए में रेत की पोटली डाल देने से या तेल रिसने से? तो इसका सही उत्तर क्या है? दिए में रेत की पोटली डाल देने से। ये यमुना प्रसाद मौज मस्ती करते थे ना, शरारतें करते थे। वो क्या करते थे? दिए में रेत की पोटली डाल देते थे, जिससे दिया कम जल्दी ही बुझ जाता था। इसके बाद है पेज नंबर 68 भाषा ज्ञान। अब तक जो आया वो पाठ से संबंधित था। अब ये भाषा, हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा की पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, तो उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए जो आगे आएंगे प्रश्न उत्तर, जो भी चीज आएगी वो क्या होगा? भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द। किसी भी अर्थ का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो भाई, भाई का पर्यायवाची शब्द तात, भ्राता। तात, भ्राता। तात आ जाए तो हम क्या लिख देंगे? भाई, भ्राता। भ्राता आ गया तो भाई, तात। मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं। कोई एक आ जाए तो बाकी दो हम लिख सकते हैं। दिन, दिवस, वार। दिन, दिवस, वार। दिन, दिवस, वार। माँ, माता, जननी। माँ, माता, जननी। मैं तो आपको रिवाइज करवा रही हूँ, लेकिन लिखना भी तो आना चाहिए। अगर सही नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं, है ना। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कटते हैं ना मार्क्स। तो आपने लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। याद तो करना ही करना है, साथ ही साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। घर, भवन, सदन। घर, भवन, सदन। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए।
पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले होते हैं। अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थ देने वाले। एक ही शब्द का कहाँ कहाँ एक से ज्यादा जगह पे प्रयोग किया जाता है। ये तो समान अर्थ वाले हो गए। ये होते हैं कि अनेक अर्थ देने वाले, मतलब एक ही अक्षर को उसके जो अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ, वो एक से ज्यादा जगह पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षर को वर्ण भी कहते हैं और शिव भी कहते हैं। ये इसके पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी शब्द हैं। अक्षर को हम क्या कहते हैं? वर्ण, शिव। तो अक्षर का प्रयोग जब हम हिंदी भाषा में करते हैं तो अक्षर का प्रयोग भी करते हैं, वर्ण का करते हैं। लेकिन शिव, शिव क्या है? परमात्मा। परमात्मा के बारे में कोई बात करनी हो, ठीक है, तो ऐसे ये इनके अलग अलग अनेकार्थी शब्द हैं। ये इसके समान अर्थ वाले शब्द नहीं है। अक्षर, वर्ण, शिव, काम, कार्य, पेशा। जैसे काम, हम कहें कि वह काम पर गया है, वह अपना कार्य कर रहा है, उसके पापा का पेशा क्या है। तो ये वाले अर्थ जो है अलग अलग वाक्य में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। काम, कार्य, पेशा। काम, कार्य, पेशा। घर, आवास, स्वदेश। अब देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द में हमने क्या लिखा था? घर का भवन, सदन। कि हम जब कोई वाक्य घर के बारे में यहाँ लिखते तो उसके पर्यायवाची शब्द भवन, सदन, हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वाक्य के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। अब मैं अपने घर में रहता हूँ, वहां हम ये नहीं कह सकते कि मैं अपने स्वदेश रहता हूँ, हम ये नहीं कहेंगे। यहाँ अनेक अर्थ बताए गए हैं। जैसे घर, मैं अपने घर में रहता हूँ। आवास, मैं अपने आवास में रहता हूँ, ये तो हम कह देंगे। लेकिन साथ के साथ हम ये नहीं कह सकते कि मैं स्वदेश में। इसके लिए अलग, स्वदेश मतलब अपने देश में लौटना, वो भी एक घर कहलाता है। तो इसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। घर, आवास, स्वदेश। पास, निकट, उत्तीर्ण। अब एक तो पास का अर्थ क्या होता है? निकट, भाई पास में है, वह मेरे पास है, निकट है। एक होता है उत्तीर्ण, वह कक्षा में पास हो गया, है ना। तो ये होते हैं, ये समान अर्थ वाले नहीं कहलाएंगे। पास, निकट, उत्तीर्ण। पास, निकट, उत्तीर्ण। और, अधिक, दूसरा। और एक तो और अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है कि मुझे और अधिक, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक चाहिए, मतलब और मुझे और किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे दूसरे की बात नहीं सुननी है। और, अधिक, दूसरा। अब प्रश्न 3 है, किसी शब्द के वर्णों व मात्राओं को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ तो रिवीजन करवाऊंगी, आप प्लीज अच्छे से ध्यान से सुना करो। किसी शब्द के वर्णों और फिर उसकी मात्राओं को अलग करना, जैसे ये देखिए, वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब उसको बांट देना, उसके विच्छेद का अर्थ वैसे तो काटना होता है, काटना नहीं। हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना। जैसे देखिए, इन्होंने सूर्योदय का दिया है। अब हमने अपने आप समझते जाना है और लिखते जाना है। प्लस प्लस का नहीं, हर वर्ण के बाद प्लस का साइन आएगा, हर वर्ण के बाद। देखिए पहले यहाँ क्या है? सबसे पहले स, ऊ की मात्रा है ना, लेकिन वर्ण कौन सा है? स। व्यंजन में हमेशा हलंत आएगा, इसको हलंत बोलते हैं। और मात्रा में हलंत नहीं आएगा, क्योंकि मात्राएं स्वरों की मात्राएं होती हैं, इसलिए हलंत नहीं आएगा। अब स पहले लिख दिया, स व्यंजन है, इसके नीचे हलंत लगा देंगे। अब स को मात्रा कौन सी है? ऊ की, तो प्लस का निशान लगा के ऊ स्वर है ना, स्वरों की मात्राएं होती हैं, ऊ लिख दें। फिर उसके बाद सूर्यो, र की आवाज आ रही है, र यहाँ आधा है, रेफ में है, रेफ, लेकिन ये आधा माना जाता है।
तो आधा जब अक्षर कोई भी आधा वर्ण आ गया, कोई भी आधा वर्ण आ गया तो उसके बाद किसी भी मात्रा की जरूरत नहीं होती। तो र आधा है तो हमने र के नीचे हलंत डाल दिया। उसके बाद हम देखेंगे किसकी आवाज आ रही है, सुर यो की आवाज आ रही है, यानी य के नीचे हलंत, फिर उसको मात्रा कौन सी है, ओ की, सूर्यो। ओ की है तो ओ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का निशान, द। अब द ये पूरा है, हमने इसके टुकड़े करके लिखना है। टुकड़े कैसे होंगे, जब द के नीचे हलंत आ गया और द में जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ छुपा होता है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, अ प्लस में। ऐसे ही ये पूरा नहीं है, ये पूरा है, हमने इसके टुकड़े करने हैं। तो ये टुकड़े कैसे होंगे, जब य के नीचे हलंत प्लस अ, तो ये सूर्योदय का वर्ण विच्छेद हो गया। अब आगे हमें जो शब्द दिए हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। मौलवी, मौलवी में पहले क्या आ रहा है, म के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, औ की, औ लिख देंगे। फिर ल के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, इसमें कोई मात्रा नहीं है यानी अ छुपा हुआ है, अ लिख देंगे। फिर आ गया वी में व को हलंत, व्यंजन है ना, तो मात्रा कौन सी है, ई की, तो ई लिख देंगे। ये वर्ण विच्छेद हो गया मौलवी का। अब आ गया उत्साह। उत्साह में देखिए पहले ऊ है, ये स्वर है, स्वर के बाद तो कोई मात्रा की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही, तो स्वर ऐसे का ऐसे लिख देंगे, लेकिन हलंत नहीं लगाएंगे। उसके बाद आ गया आधा त, है ना, आधा त है तो इसमें भी कोई मात्रा की जरूरत नहीं है, सिर्फ त के नीचे हलंत। उसके बाद आ गया सा में स हलंत, आ की मात्रा, ह के नीचे हलंत, फिर इसमें अ छुपा हुआ है। अब आ गया विचित्र। विचित्र में पहले व के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, ई की, ई लिख देंगे। फिर ची आ गया, च के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, ई की, ई लिख देंगे। अब त्र बनता है त के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत प्लस अ, इन तीन व्यंजनों को मिलाकर ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है त्र। तो संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों को मिलाकर बनाना, त के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत प्लस अ, तो ये बन गया त्र। अब आ गया सवारी। सवारी में स के नीचे हलंत लगाएंगे, इसमें छुपा हुआ क्या है, अ, ठीक है। अब आ गया व के नीचे हलंत, आ, र के नीचे हलंत, ई की मात्रा है तो ई, ठीक है। अब प्रश्न 4 है, की अथवा की से वाक्य पूरे कीजिए। अब मिश्र वाक्य जहां पे आएगा, यानी ये और ये, देखिए ये मिश्र वाक्य, दो वाक्यों को मिला रहा है, ये आपस में जोड़ रहा है, मिश्र वाक्य। जहां मिश्र वाक्य आ गया वहां क को छोटी की मात्रा आती है, और जहां सरल वाक्य यानी वाक्य चलता जा रहा है, कोई बीच में रुकावट नहीं है, कोई मिलाना नहीं हमने, वहां आएगा बड़ी ई की मात्रा वाला क की, सॉरी। वे घोड़े की सवारी करते थे, हमारा नॉर्मल वाक्य, ये चलता जा रहा है, सरल वाक्य इसको बोलते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, सीधा ये वाक्य एक ही चलता जा रहा है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा वाला की। इतना सुनना था, अब ये मिश्र वाक्य है, इस दो वाक्यों को मिला रहा है आपस में, तो कौन सा आएगा, छोटी की मात्रा वाला की। इतना सुनना था कि मौलवी साहब गुलेल लेकर खड़े हो गए। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका, ये भी दो वाक्यों को मिला रहा है, तो मिश्र वाक्य, ठीक है। इसमें ये वाले दोनों छोटी की मात्रा वाले आएंगे। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली छिपाकर उसे दिए में रख देते थे, अब ये सरल वाक्य, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दो वाक्यों को मिलाना नहीं है, मिश्र नहीं है, तो ये बड़ी की मात्रा वाला की आएगा इसमें। उसके बाद है प्रश्न 5, नुक्ता लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। नुक्ता, ये देखिए अब ये लिखा हुआ है मजाक, लेकिन जब हम नुक्ता लगा दिया, नुक्ता ज, ख, ग, फ, इन वर्णों के नीचे लगता है, फ, ज, ग, क, सॉरी ख, फ, ज और ग, इन चार वर्णों के नीचे नुक्ता लगता होता है। अब ये है मजाक, जब हम इसमें ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे, इसको बोलते हैं नुक्ता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मजाक।
दरवाजा, ज के नीचे नुक्ता, इसको पढ़ेंगे दरवाजा। फारसी, जब नुक्ता लगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? फारसी। साफ, नुक्ता लगे तो साफ, फ। खिलाफ, नुक्ता लगे तो खिलाफ। जरूरत, ज के नीचे नुक्ता लग गया तो जरूरत, यहाँ ख के नीचे नहीं आएगा, जरूरत। तो अब इसके हम प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे। मौलवी साहब से लेखक के साथ और कौन कौन पढ़ते थे? कौन कौन पढ़ते थे? मौलवी साहब से लेखक के साथ उनके चचेरे भाई और यमुना प्रसाद पढ़ते थे। चचेरे, चाचा का भाई, उनके चचेरे भाई, लेखक के चचेरे भाई और यमुना प्रसाद पढ़ते थे। यमुना प्रसाद किस स्वभाव के बालक थे? वे खेल कूद और शैतानी में सबसे आगे रहते थे। वे, यमुना प्रसाद के लिए लगाया है वे खेल कूद और शैतानी में सबसे आगे रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चंचल था, नटखट स्वभाव के थे वे खेल कूद और शैतानी में सबसे आगे रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चंचल था। प्रश्न 3 है, चच्चा की विशेषताएं लिखिए। जो यमुना प्रसाद के चच्चा थे उनकी क्या विशेषताएं थी? वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। मजाक, उन्हें मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। उन्हें घोड़े की सवारी करना भी आता था। ये उनकी विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। वे मजाक पसंद व्यक्ति थे। उन्हें घोड़े की सवारी करना भी आता था। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। वे फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। वे फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। प्रश्न 4 है, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? ये एक बार पहले भी मैंने रिवाइज करवाए थे आपको। अंतर जब बताना हो दो चीज़ों में तो सबसे पहले बीच में लाइन लगानी चाहिए। अब इस साइड हम पहले मौलवी साहब के बारे में लिखेंगे, इस साइड दूसरे मौलवी साहब के, तभी ये अंतर होएगा, इनके बीच में कंपैरिजन होएगा। पहले नंबर पे पहले मौलवी साहब विचित्र स्वभाव के थे, दूसरे जो थे वो गंभीर स्वभाव के थे। पहले मौलवी साहब विचित्र स्वभाव के थे, विचित्र अनोखे अद्भुत स्वभाव के। दूसरे जो है गंभीर शांत स्वभाव के थे। अब पहले वाले जो थे मौलवी साहब ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते थे, दूसरे वाले ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। पहले वाले ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते थे, दूसरे वाले ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। पहले वाले जो मौलवी साहब थे इन्हें फारसी का अधिक ज्ञान नहीं था। इन्हें फारसी का ज्ञान अधिक था। इन्हें फारसी का अधिक ज्ञान नहीं था, इन्हें फारसी का ज्ञान अधिक था। प्रश्न 5 है, लेखक छपरा क्यों गए? लेखक अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा गए। लेखक अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा गए। तो बच्चों, आपने, मुझे उम्मीद है आपने पहले तैयारी भी कर रखी होगी और ये रिवीजन वीडियो भी देखेंगे और उसके बाद टेस्ट देंगे। ओके, टेक केयर बेटा।